हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट है। वेजरिंग अनलॉफुल एग्रीमेंट कौन से होते हैं और कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट किस तरह से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप DU-LLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर साल की तरह जैसे हम प्रीवियस 2 सालों से मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट के साथ आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ भी हमने जिस तरह से लॉन्च की थी पिछले साल, हम इस तरह से इस वीकेंड में लॉन्च करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वेजरिंग एग्रीमेंट कौन से होते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि कोई भी जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट किस तरह से बनता है। ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट बन जाते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट किस तरह से होते हैं, वो वाले एग्रीमेंट, अब जो एग्रीमेंट यहाँ पे बन चुके हैं वो एग्रीमेंट यहाँ पे इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते, तो वो एग्रीमेंट यहाँ पे होते हैं। अब इसके साथ टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट कौन से हैं। टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि यहाँ पे जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है वो यहाँ पे क्या है, आपके वॉइड एग्रीमेंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट को हम वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते। जैसे कि हमने बायलैटरल मिस्टेक देखा था, अनलॉफुल कंसिडरेशन देखे थे, तो ये सारे जो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं सॉरी, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। ये सभी जो एग्रीमेंट्स थे वॉइड एग्रीमेंट्स, ये वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या है कि यहाँ पे इसको वेजरी भी बोला जाता है। तो ये कैसे एग्रीमेंट है जहाँ पे एक पर्सन एग्री होता है पैसे के लिए, कुछ अमाउंट के लिए, जिसे आप सट्टेबाजी कहते हो। इसका मतलब सट्टेबाजी ही होता है, सट्टा लगाना। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो कुछ इस तरह से है ये सट्टेबाजी वेजरिंग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एक पर्सन जो है एग्री होता है कुछ पैसे पे करने के लिए अदर पार्टी को। ठीक है, अदर पार्टी को कुछ पे करने के लिए एग्री होता है और यहाँ पे जो है वो अदर पार्टी को क्या पे करेगा, पैसे पे करेगा। किस चीज़ के लिए, कुछ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के लिए यहाँ पे। और वो इवेंट कौन सा होगा, अनसर्टेन इवेंट। यहाँ पे उस अनसर्टेन इवेंट में अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, कुछ अमाउंट पे होगा। हो जाएगा तो एक को नहीं मिलेगा और नहीं होगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एक अमाउंट है जो दोनों में से किसी एक को मिलेगा, उसको होने में या उसके ना होने में, जैसे आप मैच फिक्सिंग वगैरह देखते हो। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जनरली जो वेजर एग्रीमेंट से डिफाइन अच्छे से नहीं है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। और जैसे कि वेजरिंग एग्रीमेंट को आप समझने के लिए एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, ये गेम ऑफ चांस होते हैं जिसमें जीतने और हारने के चांसेस होते हैं और ये पूरी तरह से डिपेंड करते हैं अनसर्टेन इवेंट पे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं इनका क्या होता है कि इसमें सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, सिर्फ पैसे में होता है। और यहाँ पे एक दूसरे में इनका इंटरेस्ट नहीं होता, ना कॉन्ट्रैक्ट में होता है सिवाय पैसे के। सिर्फ इन्हें जीतने या हारने से मतलब है। तो ऐसे एग्रीमेंट की जनरली वॉइड होते हैं और इसमें जो है क्या होता है, कोई भी सूट पर्सन फाइल नहीं कर सकता इसके हारने या जीतने में, अगर इसके टर्म्स और कंडीशन फुलफिल ना की जाए तो। यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट यही है कि दोनों के बीच में अनसर्टेन इवेंट पे होता है, गेन और लॉस के लिए होता है, मनी इसमें मैटर करती है। और यहाँ पे पार्टीज का एक दूसरे के साथ कोई इंटरेस्ट, कोई मतलब नहीं होता कि कौन सी पार्टी क्या है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यहाँ पे एक्सेप्शंस किस तरह से हैं कि जैसे कि हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, काफ़ी कम्युनिटीज़ में, काफ़ी ट्राइब्स में क्या होता है कि कहीं पर लोकल लॉज में इन सब चीज़ों पे सट्टा लगाना, ठीक है, वो अलाउ करता है, सट्टा लगाना परमिशन दी जाती है उसकी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्किल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें प्राइज़ दिया जाता है, तो उसमें काफ़ी सारी गेम्स करवाई जाती हैं। कुछ स्किल्स जो हैं वो नॉर्मली अलाउ नहीं होती हैं, तो कुछ ऐसे जैसे चलता है कि जो नहीं भी है अलाउ फिर भी उसको अलाउ किया जाता है, तो ये उसके एक्सेप्शन है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं लॉटरी सिस्टम, जहाँ पे गवर्नमेंट, कुछ स्टेट की गवर्नमेंट इसे खुद गवर्न करती हैं, अलाउ करती हैं लॉटरी सिस्टम को। तो इसके साथ यहाँ पे जो ये सेकेंड अगर हम चीज़ देखें तो ये इसमें है। और यहाँ पे लॉटरी सिस्टम को IPC में जो है
कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग भी हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे वेजरिंग एग्रीमेंट में बस आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये वेजरिंग एग्रीमेंट है या इसके साथ यहाँ पे जो है अनसर्टेन भी पूछा जाता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ लीगल एग्रीमेंट्स के बारे में। इलीगल एग्रीमेंट्स और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इलीगल एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो लीगल नहीं है, सबसे पहले तो यहाँ पे लॉ में आपको कुछ ऐसी डेफिनेशंस भी मिलेंगी जो आपको कई बार पूरी तरह से डिफाइन करेगी और कई बार उसको एक्सेप्शन के तौर पे दिखा देगी कि जो ये नहीं है। तो इलीगल एग्रीमेंट्स भी इसी तरह से है कि जो लीगल नहीं है वो इलीगल है, और इसे ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, स्टार्टिंग से वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, चाहे तो एक्ट और ओमिशन के थ्रू या तो बाय वर्ड्स और रिटन, ये क्या होने चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ होने चाहिए। चाहे आईपीसी इन्हें फॉरबिडन करे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉरबिडन करे, कोई भी इनको जो है वो प्रोहिबिट कर दे। इसके साथ कुछ लीगल मैक्सिम्स भी अटैच हैं, जैसे कि एक लीगल मैक्सिम यहाँ पे क्या है, एक्स टू कॉजर नॉट ऑडिटर एक्टिव, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी इलीगल कॉज के लिए अब कोई लीगल एक्शन जो है वो अराइज नहीं होता। तो अगर आपने कोई इलीगल एग्रीमेंट किया है और उससे कुछ लॉस हो रहा है या वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे जो है लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो इसका इफेक्ट यही होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट और जो वॉइड एग्रीमेंट है, मैं दोनों के बीच में आप इसमें थोड़ा अंतर समझ सकते हैं कि अगर हम देखें तो दोनों ही इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट्स दोनों वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो इलीगल एग्रीमेंट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे चोरी करना हो गया, रोबरी करना हो गया, ये सारी चीज़ें इलीगल एग्रीमेंट्स में कंसिडर होती हैं। और वॉइड एग्रीमेंट एक काइंड ऑफ क्या होते हैं, रियल नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चांद तारे तोड़ के लाना और ज़मीन में से खजाना निकालना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, वॉइड एग्रीमेंट में कंसिडर होती हैं। और यहाँ पे अगर हम इलीगल एग्रीमेंट्स को देखते हैं तो इलीगल एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि ये इलीगल ही होते हैं। कोलेटरल अगर हम देखें, इनको ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह से देखें तो ये इलीगल ही होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट जो है वो समटाइम्स वैलिड भी हो जाते हैं। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वॉइड हो लेकिन बाद में आपको लगे कि आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, तो ये वैलिड भी हो जाते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे अब हमें क्या देखना है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से काम करते हैं। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसमें पैसों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो जैसे इसमें मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे कि अब आज के साथ जो आप प्लैनेट्स देखते रहते हो कि कौन सा प्लैनेट किस पे टकराएगा, ऐसे कुछ आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप इसको लेके अगर आप कोई बेट लगा रहे हो, ठीक है, इसमें पैसे नहीं है लेकिन आप उसमें कह रहे हो कि इससे टकराएगा या नहीं टकराएगा, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, कुछ इस तरह के इवेंट होते हैं जिनमें अनसर्टेन होता है कि वो होंगे भी या नहीं भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि वो इवेंट होंगे भी या नहीं भी होंगे। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरली हमेशा ये क्या होते हैं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये इवेंट पे डिपेंड करते हैं इनका होना या ना होना। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी जो है, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी डैमेज होता है ड्यूरिंग द इंश्योरेंस पीरियड, तो वो इंश्योरेंस जो है वो आपको कौन इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। मे बी आपकी गाड़ी में इतने टाइम तो कुछ हो ही ना, कुछ भी ख़राब ना हो या आपने ना चलाई हो, ठीक है, तो ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और हो सकता है आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि कंपनी को इंश्योरेंस आपको क्लेम करने की ज़रूरत भी पड़ेगी या नहीं भी पड़ेगी। तो ये जो इस तरह से एक चीज़ें होती हैं, ये इंश्योरेंस की तरह, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर की जाती हैं। इसमें जो परफॉर्मेंस है वो कंडीशनल होती हैं और इवेंट जो है इसमें वो अनसर्टेन होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होता है। और इसमें क्या होता है कि पहले से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं। और यहाँ पे जो प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर कौन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को जो ऑफ़र देता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफ़र दिया है,
उसके डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे इवेंट जो है वो नहीं होता। यानी कि जैसे कि हमने वेजरिंग में देखा, तो वेजरिंग में जो प्रोमिसर होता है उसके ऊपर काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि कौन सा इवेंट यहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो इस केस में प्रोमिसर के डिस्क्रिप्शन पे कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं इसकी इन्फोर्सिबिलिटी पर, किस तरह से हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये मोस्टली डिपेंड करते हैं फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर, और इसके साथ ये नॉन हैपनिंग पर भी होते हैं और हैपनिंग पर भी होते हैं। हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती। इसमें एक चीज़ होती है कि एक अनसर्टेन जो इवेंट है एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए टाइम में होना चाहिए विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड। और यहाँ पे क्या होता है कि कई बार अगर उस फिक्स टाइम पीरियड में वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, ये बहुत मैटर करता है। अगर उस टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाएगी। तो ये कई बार इम्पॉसिबल इवेंट पे भी डिपेंड करता है। इम्पॉसिबल इवेंट कैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपको, जैसे मैंने बताया, कार का आपने इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन आप उस कार को क्या कर रहे हो कि आपने अपनी कार को पार्किंग में ही लगा के रख रखा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस में ही उसको कुछ होगा। तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे वेजरिंग और कॉन्टिजेंसी में मैं कुछ आपको डिफरेंसेस बता देती हूँ। तो क्या होता है कि जैसे कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं, सबसे पहले तो वो एग्रीमेंट होते हैं, और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेजरिंग में क्या होता है कि वॉइड अब इनिशियो होते हैं, वो शुरू से वॉइड होते हैं, और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये वैलिड होते हैं। और इसके साथ यहाँ पे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखोगे तो पार्टीज़ का इंटरेस्ट एक दूसरे में भी होता है, ठीक है। एक दूसरे में दोनों पार्टीज इंटरेस्ट लेती हैं। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पैसों के लिए नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आप वेजरिंग में देखोगे तो वेजरिंग में यहाँ पे सारा इंटरेस्ट सिर्फ पैसों पर होता है, पार्टीज़ का एक दूसरे पर नहीं होता। वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ होता है, या तो एक पार्टी जीतेगी या दूसरी जीतेगी। लेकिन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो होगा भी इवेंट या नहीं भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए बीच में आपने कुछ ऐसी चीज़ रखी है, मान लो बीच में एप्पल है, ठीक है। तो अगर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे एप्पल या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बात करोगे तो जो एप्पल एक टेबल पे रखा हुआ है तो वो लेफ्ट और राइट ना भी जाके वो सेंटर में भी रह सकता है। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन है कि कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट राइट में जाए ना भी जाए, बीच में रह जाए। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में या तो वो एप्पल राइट में जाएगा या तो वो एप्पल लेफ्ट में जाएगा। तो आई होप आपको इस तरह से वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझ में आ जाए और वेजरिंग एग्रीमेंट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज़ की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। उसके बाद हम न्यू जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे DLLB एंट्रेंस के रिगार्डिंग। तो थैंक यू।